नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 28 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है टेक द रिस्क। मतलब यहाँ पे देखिए, आप रिस्क लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि रिस्क लीजिएगा तभी आप आगे कोई भी डिसीजन ले पाइएगा ना। तो क्या है, जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल होते हैं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम लोग श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि देखिए, अगर असफलता आपको मालूम है कि ये करने में थोड़ा सा कठिनाई आएगी, तो आप उस काम को थोड़ा सा मतलब हिम्मत करके कर लेना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेके कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए तैयारी, जानते हैं कि मतलब असफलता बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये आता है, अनसक्सेसफुल बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जबकि सक्सेसफुल बहुत कम लोग होते हैं। फिर भी लोग हिम्मत करके अपना तैयारी को रोकते नहीं हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी प्रिपरेशंस को ठप नहीं करना है, एकदम लगे रहना है कॉन्टिन्यूएशन में। आज नहीं तो कल ज़रूर ही सफल होंगे। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिपक्षीय नेता शिखर सम्मेलन को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। तो ये जो शुरू हुए हैं त्रिपक्षीय नेता शिखर सम्मेलन, यानी कि ट्राइलेटरल लीडर समिट, ये दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और चीन, ये लोग तीनों आपस में फिर से वार्ता करने के लिए रेडी हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक्चुअली में ये जो मीटिंग है ये 2019 से ठप किया गया था, लंबित किया गया था, ठीक है। और ये जो तीनों देश हैं ये पूरे विश्व का, ठीक है, 25% जो जीडीपी है वो अपने पास रखते हैं। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए वे लोगों से लोगों के बीच आदान प्रदान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सतत विकास और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं इस मीटिंग में, ठीक है। दक्षिण कोरिया, जापान और चीन का पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन जो है ये 2008 में हुआ था और 2019 के बाद ये कभी हुआ नहीं। तो फिर ये लोग अभी आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, सहमत हुए हैं इसमें। दक्षिण कोरिया और जापान ये अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं और करीब 80,000 अमेरिकी सैनिक जो है इनके ज़मीन पर है। जापान ने ये चीन से मांग किया है कि समुद्री खाद्य आयात पर वो अपना प्रतिबंध को हटा ले, ठीक है। ये जापान के द्वारा मांग किया गया है चीन से, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो न्यूजीलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एंथनी अल्बनीज जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और अली जो है, अली असदोव, ये आपके यहाँ पे हम लोग अभी देख लेंगे, ये जो है आपके यहाँ के प्रधानमंत्री है अजरबैजान के, ठीक है। और साथ ही में एडी रामा जो है ये अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब न्यूजीलैंड का ये प्रधानमंत्री है तो इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये जो है क्रिस्टोफर, ये जब बने हैं तो यहाँ पे वामपंथी सरकारों का अंत हो गया इनके बनने के साथ ही, ठीक है। लक्ष्मण ने सार्वजनिक सेवा में 5.5% कटौती सहित कर कटौती के कम सरकारी नौकरशाही का वादा किया था, ठीक है। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता गवर्नर जनरल सीडी कैरो ने किया, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड की बात करें तो राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति जिंसिका अर्डेन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी लग्जमबर्ग के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं और उनका नाम क्या है, लुइक फ्रीडेन, जो कि हम लोग पहले भी इसमें पढ़ चुके हैं, है ना। पहले अपना सेशन में, कल का ही सेशन में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। ये है लग्जमबर्ग, ठीक है, क्रिस्टोफर लग्जमबर्ग, जो कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ देश के हम यहाँ पे कैपिटल करेंसी और साथ साथ उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लिए हैं। तो पहला है अल्बानिया। अल्बानिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो अडी रामा है और अल्बानिया की कैपिटल तिराने है, करेंसी लेक है। अल्जीरिया के कैपिटल अल्जीरियर है, दिनार यहाँ का करेंसी है और प्राइम मिनिस्टर आयमन बेनादेरमने है, ठीक है। उसके बाद एंटीगुआ बारबुडा का जो कैपिटल है वो सेंट जॉन है, करेंसी इट कैरेबियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर गैस्टोन अल्फांसो ब्राउन है, इसे याद कर लीजिएगा। अर्जेंटीना का
जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है, यहाँ का पेसो करेंसी है। और उसके बाद प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस है, ये याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया अभी हम लोग बता दिए, यहाँ का कैनबरा कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ का करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज है, ठीक है। ऑस्ट्रिया वियना यहाँ का कैपिटल है। यूरो यहाँ का करेंसी है। और प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वैन डे वेलन है। अजरबैजान बाकू यहाँ का कैपिटल है। और मन्ना जो है यह करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर अली असुदोव है, ठीक है। बारबाडोस ब्रिजटन यहाँ का कैपिटल है। बारबाडोस डॉलर यहाँ का करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर मिया मोटले है, ये इसे याद कर लीजिएगा। बेलारूस मिन्स्क यहाँ की राजधानी है और करेंसी बेलारूसियन रूबल है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया कैपिटल है। और रियल जो है ये क्या है, करेंसी है। और उसके बाद प्रेसिडेंट लुइस इनग्लो लुआ डिसिल्वा है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। कनाडा का ओटावा कैपिटल है। कैनेडियन डॉलर यहाँ का करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर आपको मालूम होगा जस्टिन ट्रूडो है, इसे याद कर लीजिए। तो बहुत सारे कैपिटल करेंसी से भी क्वेश्चंस आपको बिहार एसएससी में देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में आयोजित 75वें क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये देखिए, विच मूवी गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो ऑर्गेनाइज्ड एट द 54th इफ़ी यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेयर ऑफ इंडिया, ये दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑन फिल्म को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑन फिल्म एक मछुआरा का ये मूवी, मछुआरे के ऊपर मूवी बनाया गया है, जो अपना नाव जो है वो शहर में ले जाके खड़ा कर देता है पार्किंग के लिए। और ये बोलता है कि हम क्या करें, हमारे जो ये है समुद्र का किनारा है वो उसे लूट लिया गया है और हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है नाव को लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 24 नवंबर को ये जो इफ़ी है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये गोवा में आयोजित हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। और किनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन किया गया था? तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ऑन द फिल्म को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीता है। 21 नवंबर को गोवा में इफ़ी में 75वां क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो फिल्म चैलेंज में भाग लिया था, ठीक है। और ये 48 मिनट का एक छोटा सा मूवी है, इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में युवा रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उनका पोषण करना। 2021 में भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से में इस रूप को पहल को शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद विजेता फिल्म कहानी एक मछुआरे से संबंधित है जो कि पार्किंग की जगह खोजने के लिए कोशिश करता है और अपनी नाव को शहर के बीच ले जाता है। उसकी शिकायत यह भी है कि समुद्र तट चोरी हो गया है और उसके पास अपनी नाव खड़ी करने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है, इसलिए वो सरकार मतलब ये शहर में अपनी नाव को लेके आ गया है, ठीक है। इस ये जो मूवी है समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र तटों पर बड़े पैमाने पर हो रहा निर्माण के कारण गोवा में घटते हुए समुद्र को मुद्दे पर भी संबंधित है, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा हम लोग देखते हैं। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन वीर दास को भी इंटरनेशनल एमी पुरस्कार मिला था, ये भी याद कर लें। ऑप्शन ये एमी पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में वीर दास को डेरी गर्ल्स सीजन 3 में कॉमेडी के लिए मिला था इंटरनेशनल एमी पुरस्कार, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिए ये हो गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में आयोजित किया गया था और कौन सा संस्करण है, 54वां संस्करण है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ देखिए, अभी हाल ही में 69वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स भी अवार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। उसमें बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म किसको मिला था? तो रॉकेटरी को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नील महाजन गोदावरी के लिए मिला था। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, ये RRR को मिला था, RRR। और नारगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ये द कश्मीर फाइल को मिला था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला था पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला था और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए मिला था,
ठीक है। उसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है ये पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए ही मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ये पल्लवी जोशी को मिला था द कश्मीर फाइल के लिए। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड जो है ये भाविन रबानी छेलो शो के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर छेलो शो के लिए मिला था। बेस्ट स्क्रीन प्ले जो ओरिजिनल है इसका अवार्ड शाही कबीर नाटू मूवी के लिए मिला था, नाटू के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जो है ये देवी प्रसाद पुष्पा मूवी के लिए मिला था। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक में MM किरावानी को मिला था RRR मूवी में, ठीक है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो है ये काला भैरव को मिला था जो कि RRR मूवी के लिए ही है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो है ये श्रेया घोषाल इराविन निजल के लिए मिला था। बेस्ट हिंदी फिल्म ये सरदार उधम सिंह के लिए मिला था, उधम सिंह को मिला है। बेस्ट गुजराती फिल्म ये द छेलो शो, ये गुजराती मूवी है। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर ये मेपादियन विष्णु मोहन को मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 26 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं उसका नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो नाम अब होगा वो होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ना, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या है? तो आरोग्य परम धनम, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदल करके ये रख दिया गया है, ठीक है। मंत्रालय ने नाम बदलने का पूरा काम जो है वो करने का प्राथमिक केंद्रों की तस्वीरें भी अपलोड करने को कहा है, यानी कि नाम बदल करके उसका जो नाम है वो उसका फ़ोटो भी अपलोड करना है। सारे स्टेट को भी ये बोल दिया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान में 1.6 लाख जो है ये आरोग्य केंद्र है, ये भी याद कर लीजिएगा, यानी कि अब आरोग्य मंदिर कहा जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है ये जो आरोग्य केंद्र है के माध्यम से लोगों के घरों में नज़दीकी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और मुफ्त आवश्यक दवाओं और नज़दीकी सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है, इसका मुख्य कारण है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए आरोग्य मंदिर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कहा जाएगा, ऐसा सेंटर के द्वारा आया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यानी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू हिंसा और बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों को पीड़ितों के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। इस दिन लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिन की सक्रियता शुरू होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 में 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था, ठीक है। 1981 में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने 25 नवंबर को लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक दिन के रूप में मनाया जाता है 1981 से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि जो 15 से 19 वर्ष आयु के जो लगभग किशोरी होते हैं उनको 4 में से 1 लोगों को यानी कि 24% किशोरियों को अपने साथी के साथ शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से मालूम चलता है, ठीक है। चलिए अब कुछ नवंबर के इम्पॉर्टेंट दिवस के भी बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे विश्व शाकाहारी दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑल सेंट्स डे ये 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। राज्य उत्सव कर्नाटक का राज्य उत्सव 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। परुमाला पेरू ननन दिवस ये भी 2 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सैंडविच दिवस ये भी 3 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नाचोस दिवस ये 6 नवंबर को मनाया जाता है।
युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 6 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को ही मनाया जाता है। चंद्रशेखर यानी कि सीवी रमन का जयंती 7 नवंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये भी 8 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व उपयोगिता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद युद्ध विराम दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दयालुता दिवस ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है, जहां भी संभव हो वहां दयालु बने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह कब से कब मनाया गया, तो ये 9 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया गया। ठीक है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को ही मधुमेह दिवस भी, विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जयंती या झारखंड का स्थापना दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मृगी दिवस ये भी 17 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दिवस ये 17 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस ये भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये नवंबर का दिवस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में मिशन दक्ष किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो मिशन दक्ष जो है ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बिहार राज्य। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मिशन दक्ष। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष लॉन्च किया जाएगा। बिहार सरकार ने स्कूलों में अपने साथियों के पिछड़े रहे लगभग 25 लाख बच्चों के लिए 1 दिसंबर को मिशन दक्ष शुरू करने का फैसला लिया है। मिशन दक्ष के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी डीएम नेतृत्व में जिलेवार निगरानी समितियों द्वारा की जाएगी। यानी कि डीएम के द्वारा जो बनाया गया समिति होगा उसका मतलब इसका निगरानी किया जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शैक्षणिक रूप से कमज़ोर छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना। यानी कि जो इसमें मतलब पढ़ाई में कमज़ोर है उन पे एक मतलब 1 to 1 इसमें उसके ऊपर ध्यान देना। और इससे क्या होगा कि हमारा शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार की बात करें तो राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यहाँ पे जो राजकीय फूल है वो गेंदा का फूल है। और यहाँ पे बिहार में जो ज़िले हैं वो 38 ज़िले हैं। अब बिहार से रिलेटेड हम लोग इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। जैसे बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बिल जो विधेयक है वो पास हुआ। ठीक है, और नया आरक्षण अधिनियम सरकारी नौकरियों में SC ST OBC और BC के लिए 65% आरक्षण दिया गया। गिरिराज सिंह ने पटना के महेंद्रू घाट पर रोजगार मेला का भी आज आयोजन किया है। बिहार में मतलब पटना में G20 शिखर सम्मेलन की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल भी बना था जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का उद्घाटन किए थे। जो 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उसी समय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही कृषि रोड मैप का भी, बिहार कृषि रोड मैप का भी ये किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया। बिहार उद्योग विभाग बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया बेंगलुरु में। ठीक है, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS को 10% आरक्षण देने की भी घोषणा किया। ये सब इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। और ये वाला देखिए, पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत में यानी कि 2024 की शुरुआत में कैमूर जिले में दूसरा बाघ रिजर्व मिलेगा, यानी कि टाइगर रिजर्व मिलेगा। ये याद कर लीजिएगा, पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और दूसरा कैमूर में मिलेगा। वर्तमान में मतलब बिहार में कुल बाघों की संख्या 54 है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए,
वैशाली लोकतंत्र महोत्सव ये 15 सितंबर को शुरू किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और बहुत सारा है यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे पटना नगर निगम के द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया गया है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये देखिए, शानदार शिक्षा उज्जवल भविष्य, ये माननीय नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये योजना है। राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में चलाई जाएगी मिशन दक्ष योजना। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाने का ये लक्ष्य है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे उनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है। तो 2023 का बुकर पुरस्कार आप लोग को मालूम होगा कि सभी एग्जाम्स में ये बुकर पुरस्कार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसे याद कर लीजिएगा। ये मिला है पॉल लिंच को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है पॉल लिंच। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला बुकर पुरस्कार किन्हें मिला है, तो ये मिला था PH न्यूबाई को मिला था ये फर्स्ट बुकर पुरस्कार। ठीक है ना, ये अगर भारत के तरफ से पहला बुकर पुरस्कार किनको मिला है, तो ये अरुंधति रॉय को मिला है। ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। और 2022 में बुकर पुरस्कार किनको मिला था, तो ये इनको मिला था सेहन करुणाथिलका। ये 2022 का बुकर पुरस्कार है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस के हिसाब से भी आपको बढ़िया करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमारा सपोर्ट करें, बिलीव करें, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएगा, है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। ये लिंच जो है, ये पुरस्कार जीतने वाले 5वें आयरिश हैं, यानी कि आयरलैंड के हैं ये, इसे याद कर लीजिएगा। और इसके पहले जो थे वो अन्ना वंश, जो 2018 में ये पुरस्कार जीता था। ठीक है, 2022 में सेहन करुणाथिलका ने द 7 मून्स ऑफ माली ओल्मेडा के लिए ये बुकर पुरस्कार जीता था। ये भी याद कर लीजिएगा 2022 में। अब बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1969 में ये पुरस्कार लॉन्च किया गया था। और ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसमें जो जीतता है उसको 50,000 यूरो मिलता है, और जो सभी जितने भी शॉर्टलिस्ट लेखक हैं उनको 2,500 यूरो मिलता है। ये भी याद कर लीजिएगा, यानी कि जो शॉर्टलिस्ट भी किए गए हैं उनको भी 2,500 मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स क्या है? दीप्ति बपूता को फर्स्ट वुमेन टू बैग दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी लिटरेचर में दहन प्राइज जीतने वाली पहली महिला बनी है दीप्ति बपूता। उत्तर प्रदेश को बेस्ट प्राइज मिला है इनलैंड फिशरीज के लिए। माधुरी दीक्षित को अभी स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए। कहाँ पे? तो यही 54वां इफी में, जो कि पानाजी गोवा में आयोजित हुआ था। ठीक है, कोविड-19 वॉरियर्स को क्या मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 के लिए मिला है कोविड वॉरियर को। ठीक है ना। और निकारागुआ की साइनिस पेलोसिस ये मिस यूनिवर्स 2023 बनी है, 72वां मिस यूनिवर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। JWS जो कंपनी है उसको अवार्ड मिला है, अवार्ड फॉर डेवलपिंग ग्रीनफील्ड पोर्ट इन कर्नाटका, जो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुरेश वाडकर को महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड 2023 का अवार्ड मिला है सुरेश वाडकर को। पाकिस्तान का एक स्टार्टअप कंपनी है सी गार्ड, उसको टॉप क्लाइमेट इनोवेशन कंपटीशन अवार्ड मिला है। सलमान रुश्दी को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। ठीक है, फाल्गुनी शाह अबंडेंस इन मिलेट्स नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, ये ग्रैमी अवार्ड 2024 का अवार्ड मिला है। RBI को चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड मिला है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या मिला है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है ना। और अपोलिनरीज डिसूजा को ये 19वां कलाकार पुरस्कार अवार्ड मिला है। और एमिनेंट राइटर T पद्मनाभन को ये केरला का ज्योति अवार्ड मिला है। तो ये सब जितने वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स हम यहाँ पे बता रहे हैं टेबल के माध्यम से फ्रेंड्स, ये ज़रूर एक ना एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे एग्जाम्स में देखने के लिए। तो इसे आप वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे देखिए, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? तो ये पियरे अगस्टिनी, फ्रैंक क्राउच और एनी एल हुलियर को मिला है। ठीक है, सुधा मूर्ति जी को क्या मिला है? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है ये सुधा मूर्ति जी को। और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रस एंड एलेक्सी आई को मिला है
केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार यानी कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, जॉन फासे को, और शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस को मिला है, और यूनाइटेड नेशंस प्रमोशन अवार्ड ये तमिलनाडु को मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शक्तिकांत दास जी को ए रैंकिंग इन द ग्लोबल फाइनेंस का अवार्ड मिला है। ये देखिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये वीके सिंह और मिस्टर दलजीत सिंह खट्टरी को मिला है। तो ये सब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो है इसे आप लोग, उधम सिंह रेलवे स्टेशन को मिलिट्री रेलवे स्टेशन मतलब बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशंस का अवार्ड मिला है, ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी हमने यहाँ पे दे दिया है कि सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच कौन बना, मैन ऑफ द सीरीज़ विराट कोहली बने हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन के लिए। यहाँ पे एक बार इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयुर्वेद ज्ञान नपुण्य पहल यानी कि अग्नि शुरू किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। नपुण्य, तो ये जो शुरू किया गया है ये आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसके द्वारा शुरू किया गया है अग्नि जो पहल है वो। तो अग्नि का फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। ये 22 नवंबर को आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सकों के लिए आयुर्वेद ज्ञान नपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की गई है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के द्वारा ये पहल को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इस पहल का उद्देश्य है वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के माध्यम से व्यवहारिक प्रथाओं को मुख्य धारा में लाना और उसका अनुसंधान करना, ठीक है, इसका लक्ष्य है। चलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 5 lakhs रजिस्टर्ड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर वर्किंग मेनली इन इंडिया, यानी कि 5 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं भारत में जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी कौन सा विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि मतलब पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है ये LCA तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस उड़ाने वाले एक प्रासंगिक संस्करण का यह पायलट किया है। यह तेजस को उड़ाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना, इसे याद कर लीजिएगा। विमान में बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से उड़ान भरी बेंगलुरु में, ठीक है। उनके साथ एक भारतीय वायुसेना का पायलट भी था। हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के द्वारा विमान अनुसंधान और डिज़ाइन केंद्र के सहयोग से एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। HAL के द्वारा इसको विकसित किया गया है। देखिए वर्तमान में भारतीय वायुसेना में तेजस के 2 स्क्वाड्रन है। पहला स्क्वाड्रन का नाम है, स्क्वाड्रन क्या होता है, ग्रुप ऑफ लीडर्स यानी कि ग्रुप ऑफ आर्मीज, उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। उसमें फ्लाइंग ड्रैगन्स है, फ्लाइंग बुलेटिन्स ये दूसरा संचालित क्या है, स्क्वाड्रन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स पहले ही 83 LCA तेजस MK-1A का ऑर्डर दे चुका है। इसमें अपडेटेड जितने भी साथ है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ ये अपडेटेड करके भारत को मिलेगा, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए PM मोदी ने फाइटर प्लेन तेजस में भरी उड़ान, दुनिया में हम किसी से कम नहीं है ऐसा इनका कहना है, और 45 मिनट तक इन्होंने उड़ान भरा। अब कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं कि अब वर्तमान में अभी कौन क्या है। तो जैसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं, यानी कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जिसको बोलेंगे। थल सेना का प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं 29वें नंबर के। भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष ये जनरल बागावली सोमेश्वर राजू हैं।
वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर मार्शल चीफ वी आर भदौरिया हैं 27वें नंबर के, और उप प्रमुख कौन है तो मार्शल संदीप सिंह। नौसेना प्रमुख कौन है तो आर हरि कुमार 25वें नंबर के हैं, और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है पंकज सिंह। आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है राकेश पाल, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एनएसजी के महानिदेशक कौन है एम.ए. गणपति, और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है अवनीश दयाल सिंह, ठीक है। उसके बाद एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला, सीआरपीएफ के महानिदेशक एस थाउसेन, उसके बाद सीआईएसएफ के महानिदेशक सिलवर्धन सिंह, रेलवे आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव, एनसीसी के महानिदेशक गुरवीर सिंह, ये 34वें नंबर के है, और सीबीआई के महानिदेशक प्रवीण सूद, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। सीआईसी यशवर्धन सिंह, ये जो है अभी चेंज हो गए हैं, इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक अरविंद कुमार हैं, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी हैं अभी एट प्रेजेंट, और यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, ठीक है। चलिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं तो एनके सिंह, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सा देखना है, अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास है जो कि 75वें नंबर के हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और ये अभी ये भी चेंज हो गए, महिला हैं, अभी देख लेते हैं, उसको भी हम लोग इसमें देख लेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो है ये प्रियांक कानूंगो हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ट्राई के प्रमुख कौन है तो डॉक्टर वीडी बघेला हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख लीजिएगा ये सब। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती, फिक्की के अध्यक्ष अभी चेंज हुए हैं, हम लोग कल ही पढ़े हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, जो है उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिनी 36वें नंबर, ठीक है, ये अभी हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के जो सीईओ हैं वो जुलोफ एलांडिस है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिवस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संविधान दिवस ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया है 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। हर साल भारत के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 1949 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू किया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार की योजना में घोषणा किया था, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और ज्ञानविद थे। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। संविधान सभा के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो प्रतिमा है उनका अनावरण कौन किया तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और कहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट परिसर में, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है और हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।